प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यदि आप लोगों में से किसी ने वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा द्वितीय परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। द्वितीय परीक्षा का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आती थी, यानी किसी एक विषय में यदि वो असफल रहते हैं हायर सेकेंडरी में, और हाई स्कूल में यदि 2 विषय में असफल रहते थे तो उनकी सप्लीमेंट्री आती थी। लेकिन पिछले वर्ष से द्वितीय परीक्षा आयोजित होती है, तो इस वीडियो में मैं समय सारणी तो बताऊंगा ही कि कब से आपकी द्वितीय परीक्षा है, लेकिन इसके साथ साथ यह बताऊंगा कि द्वितीय परीक्षा में कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। तो यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं या अनुत्तीर्ण हो जाएं, यह सबके लिए जानकारी है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी सफल होने के बाद भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। यानी पहली परीक्षा में जो अभी संपन्न हुई है फरवरी और मार्च के महीने में, यदि उस परीक्षा के पश्चात जो परिणाम आएगा इसके बाद भी परीक्षा फिर से देना चाहें तो वह भी शामिल हो सकते हैं, और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हो गए हों तो वह भी शामिल हो सकते हैं। तो यह दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 11 मार्च के दिन समय सारणी जारी कर दी गई है। इस समय सारणी में समय का उल्लेख किया गया है कि परीक्षा आपकी 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जैसा कि अभी परीक्षा हुई थी इसी प्रकार से परीक्षा होगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो टाइम टेबल आया है वह हायर सेकेंडरी परीक्षा का। तो मैं एक एक विषय का नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपका कोई विषय ऐसा लग रहा है आपको कि कोई विषय आपका कमज़ोर रहा है, तो आप उसकी अभी से तैयारी करते रहें। अभी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो आप अपने ज्ञान को कंटिन्यू बनाए रखें, जानकारी को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है उसे थोड़ा सा और पढ़ते जाइए। क्योंकि आप यदि किसी विषय में असफल होते हैं या आपके किसी विषय में कम नंबर आते हैं तो आप द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो हायर सेकेंडरी की द्वितीय परीक्षाएं 7 मई से प्रारंभ होने जा रही हैं। जो परीक्षाएं आप यहाँ जो भी आपका विषय या प्रश्न पत्र लागू है आप देख सकते हैं, आपकी परीक्षाएं 7 मई से प्रारंभ होकर 25 मई तक चलेंगी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे हाई स्कूल की, यानी कक्षा 10वीं की। तो यह परीक्षाएं भी हिंदी विषय के प्रश्न पत्र जो कि 7 मई को होगा, यहाँ से शुरू करते हुए अंतिम जो प्रश्न पत्र आपका 19 मई को होगा। तो 19 मई को अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ और निर्देश हैं। इन निर्देशों में आपको वही पुराने जो आपने अभी इस परीक्षा में शामिल हुए कि 8 बजे तक आपको केंद्र पर पहुंचना है, और जो सभी परीक्षार्थियों को एक और बात ध्यान रखना है इसमें कि आपको 8 बजे पहुंचना है। 8:30 बजे तक अंतिम रूप से आपको कक्ष में जाना है, और 8:45 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। ये निर्देश अभी परीक्षा में भी थे। और 10 मिनट पहले आपको 8:50 बजे उत्तर पुस्तिका मिलेगी, और 8:55 बजे क्या मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा। ये सब सूचना है। इसके साथ अब हम बात करते हैं मेन उस बात की कि द्वितीय परीक्षा में कौन कौन परीक्षार्थी शामिल हो सकता है। तो यह निर्देश सभी के लिए जानना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो प्रवेश नीति है, उस प्रवेश नीति के मैं 2 पेजों का जो सार है, 2 पेजों की जानकारी है, उसको लेकर आया हूँ, जिसमें कि द्वितीय परीक्षा के आयोजन के संबंध में जानकारी है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 विनियम के में संशोधन संबंधी प्रकाशित राजपत्र में विहित प्रावधान एवं मंडल की विभिन्न समितियों द्वारा निर्णय जो लिए गए हैं, उनके अनुक्रम में सत्र 25-26 में 2025-26 में मंडल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन हेतु निम्नानुसार विस्तृत अनुदेश जारी किए जाने हैं। सबसे पहला बिंदु है कि शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राएं ही सत्र 2025-26 परीक्षा का द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। तो कौन विद्यार्थी पात्र होगा? ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहली परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भरा है, नामांकन करवाया है, वही छात्र छात्राएं ही द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं।
अगला बिंदु है कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल में किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूरक घोषित नहीं किया जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम पूरक घोषित नहीं किया जाएगा। एक या एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रत्येक विषय के सम्मुख अनुत्तीर्ण अंकित किया जाएगा। यानी अब किसी के परीक्षा फल में सप्लीमेंट्री या पूरक नहीं लिखा होगा, बल्कि यदि किसी विषय में वो अनुत्तीर्ण रहता है तो उसके विषय के सामने क्या लिखा होगा, अनुत्तीर्ण या फेल लिखा होगा। फिर आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 23/12/2024 के अनुक्रम में हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 पद्धति लागू रहेगी। यानी इस वर्ष भी बेस्ट 5 पद्धति क्या होती है, आपके जो सर्वश्रेष्ठ अच्छे अंक आने वाले 5 विषय के अंक जोड़े जाएंगे और जिस विषय में सबसे कम अंक आए होंगे उसे पूर्णांक में नहीं जोड़ा जाएगा। तो बेस्ट 5 पद्धति इस वर्ष भी लागू होगी। अगला बिंदु है कि जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरा गया हो उसी संस्था के माध्यम से ही द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित समय अवधि में भरना होगा। यानी कि जिस स्कूल से जिस संस्था से आपने पहली परीक्षा के लिए प्रथम परीक्षा जो आपकी मार्च और फरवरी के महीने में संपन्न हुई इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरा था उसी संस्था से ही आपका द्वितीय परीक्षा का आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अगला बिंदु है ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा के परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण रहे। विद्यार्थी यदि आप अनुपस्थित भी रहे या अनुत्तीर्ण रहे हैं तो द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो आपको एक मौका मिलेगा। यदि आप अनुपस्थित भी रह गए, किसी कारण से पेपर नहीं दे पाए हैं कोई किसी विषय में या किसी विषय में फेल हो गए हैं तो आपको द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हों तो उनको शामिल तो होना ही है, साथ ही साथ उत्तीर्ण हो गए हों, उत्तीर्ण से मतलब जो पास हो गए हैं वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु अनुत्तीर्ण अनुपस्थित विषयों में आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। यदि आप किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हैं और किसी में अनुत्तीर्ण रहे हैं तो आपको उत्तीर्ण वाले विषय की परीक्षा भी देना है तो वह फॉर्म तो भरेंगे, साथ में वह फॉर्म उस विषय का फॉर्म भरना जरूरी है जिसमें आप अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे हैं। आगे हम बात करेंगे प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे। यानी कोई छात्र ऐसे हैं जो कि पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं यानी सभी विषय में पास हो गए हैं, फिर भी यदि वह फिर से परीक्षा देना चाहते हैं, द्वितीय परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो सम्मिलित हो सकते हैं, परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से भराएगा, उसी संस्था से भराएगा जिस संस्था से आपने पहली परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। अब अगले बिंदु की बात करें कि द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः सम्मिलित हो सकेंगे। अर्थात प्रायोगिक आंतरिक भाग में उत्तीर्ण छात्र को द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से देखें एक बार और समझें इसको कि द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक या आंतरिक परीक्षा में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः सम्मिलित हो सकें। अगर आप प्रायोगिक परीक्षा में फिर से शामिल हो रहे हैं तो क्या शर्त है कि प्रायोगिक या आंतरिक भाग में आप उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। मतलब यदि आप प्रैक्टिकल में या आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण रहे तो आपको फिर से परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है। केवल सैद्धांतिक यानी जो थ्योरी वाले जो प्रश्न पत्र हैं बस उन्हीं में शामिल होने की पात्रता रहेगी। द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित किए गए अंक द्वितीय परीक्षा में के लिए कैरी ओवर किए जाएंगे। मतलब पहली जो परीक्षा थी आपकी, जो प्रथम परीक्षा थी मुख्य परीक्षा, उसमें जितने भी अंक आपको मिले हैं प्रायोगिक परीक्षा में या आंतरिक परीक्षा में तो वही अंक प्रदर्शित होंगे, यानी उनके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। अगला बिंदु है कि द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन भरना अनिवार्य होगा। यानी जो भी परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में शामिल होने जाएंगे उन्हें परीक्षा का आवेदन पत्र जरूर भरना होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो
तो यह एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि कोई भी विषय आप बदल नहीं सकते हैं, आपको परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है, विषय परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि विषय परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिस विषय से आपने प्रथम परीक्षा दी है उन्हीं विषय से आपको द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होना रहेगा। अगला बिंदु है कि द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का परीक्षा फल यानी रिजल्ट मुख्य एवं द्वितीय परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। अर्थात किसी छात्र के मुख्य परीक्षा में किसी विषय में 60 अंक थे और द्वितीय परीक्षा में उसी विषय में 40 अंक प्राप्त हुए, मतलब पहली परीक्षा में ज़्यादा अंक आ गए, 60 अंक आए हैं, और द्वितीय परीक्षा में यदि 40 अंक आए हैं तो द्वितीय परीक्षा में परिणाम, जो परीक्षा का परिणाम है, उस छात्र को 60 अंक ही अंक सूची में जारी की जाएगी। मतलब ये है कि अगर आपके प्रथम परीक्षा में ज़्यादा नंबर थे उस विषय में तो वह छपेंगे आपकी अंक सूची में, या द्वितीय परीक्षा में ज़्यादा अंक आ गए हैं तो वह, यानी जो भी अंक ज़्यादा होंगे वही अंक आपकी अंक सूची में छापे जाएंगे। अगला बिंदु है, ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों अंकों की पुनर्गणना के लिए मंडल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। मतलब यदि आपको रीटोटलिंग करवाना है द्वितीय परीक्षा की तो उसके लिए भी आप आवेदन जो मंडल का नियम है उसके अनुसार निर्धारित समय अवधि में कर सकेंगे। अगला बिंदु है कि द्वितीय अवसर परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान्य है, यानी ग्रेस प्रणाली भी आपको लागू रहेगी द्वितीय परीक्षा में। कुछ बातें और बची हैं, यह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। यानी जो मेरिट लिस्ट की बात है तो मेरिट लिस्ट प्रथम मुख्य परीक्षा जो आपका जो फरवरी और मार्च के महीने में परीक्षा हुई उसी के आधार पर प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्रथम या मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। द्वितीय परीक्षा के परिणाम की कोई भी प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी। मतलब मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी वह मेरिट लिस्ट केवल प्रथम परीक्षा की आएगी, द्वितीय परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अगला बिंदु है कि प्रथम मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित छात्रों के अंक सुधार हेतु छात्रों का समस्त अनुत्तीर्ण छात्रों को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंक सूची मुद्रित कर दी जाएगी। समस्त परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा का चयन करने वाले छात्रों सहित की प्रथम परीक्षा की अंक सूचियाँ डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगी। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की अंक सूची द्वितीय परीक्षा परिणाम घोषित होने पर जारी की जाएंगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपकी जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, उनकी अंक सूची से मतलब जो हार्ड कापी जो आपको अंक सूची स्कूल से मिलती है वह जारी कर दी जाएगी। परंतु जो विद्यार्थी प्रथम परीक्षा में फेल हुए हैं उनकी अंक सूची केवल आप ऑनलाइन के माध्यम से, नेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे। वो आपको बाद में मिलेगी क्योंकि आपकी एक परीक्षा और होगी, द्वितीय परीक्षा होगी, इसके बाद आपको ये अंक सूची मिल पाएगी। बिंदु अगला क्या कहता है कि द्वितीय परीक्षा की अंक सूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जाएगी। अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख किसी प्रकार का कोई चिन्ह मुद्रित नहीं किया जाएगा। यानी आपकी अंक सूची में कोई स्टार वगैरह नहीं लगा रहेगा, इससे ये पता चले कि आप ये इस विषय में अनुत्तीर्ण रहे थे। किंतु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा के रूप में संबोधित किया जाएगा। बस केवल ऊपर जो जानकारी छपी रहेगी उसमें लिखा रहेगा द्वितीय परीक्षा। आगे बात करेंगे, प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी समय सारणी बताई है कि कब से शुरू हो रही है। यदि द्वितीय परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के परिणाम का इंतजार किए बिना परीक्षार्थी को द्वितीय अवसर परीक्षा का आवेदन भरना होगा। द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं तो परीक्षार्थी को किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ ये बात कही गई है कि यदि आपने कोई जो पुनर्गणना का फॉर्म भरा है, रीटोटलिंग का फॉर्म भरा है, तो
आपकी अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है प्रथम परीक्षा का पुनर्गणना के फॉर्म का, तब भी आपको यदि शामिल होना है तो आप दूसरी परीक्षा में शामिल हो जाएं, क्योंकि हो सकता है परिणाम आपका देरी से जारी हो। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को द्वितीय परीक्षा में विषयों या विषय में अंक सुधार के लिए सम्मिलित होते हुए अंक सुधार कर लेते हैं, या अंकों में सुधार नहीं होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। यहाँ श्रेणी सुधार के बारे में बात बताई है कि यदि कोई परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में यदि कम नंबर ला पाता है तो वह द्वितीय परीक्षा में शामिल होगा। यदि द्वितीय परीक्षा में भी उसके नंबर नहीं बढ़ पाते हैं, अंकों का सुधार नहीं हो पाता है, तो वह फिर अगले वर्ष शासन के नियमानुसार श्रेणी सुधार में पुनः शामिल हो सकते हैं और परीक्षा दे सकेंगे। अगला बिंदु है फीस का यानी शुल्क का, कि कितनी शुल्क लगेगी। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा जो सत्र 2025-26 में सम्मिलित होने के लिए जो शुल्क लगेगी वह इस प्रकार है। एक विषय में यदि आपको फॉर्म भरना है तो 500 रुपये, 2 विषय का फॉर्म भरना है तो 1000 रुपये, 3 या 4 विषय का फॉर्म भरना है तो 1500 रुपये, और 4 विषय से अधिक में यदि आपको फॉर्म भरना है तो 2000 रुपये आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना होंगे। द्वितीय परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत प्राप्त अंकों से असंतुष्ट छात्र छात्राएं निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यदि किसी छात्र छात्रा को यदि अपने अंकों से संतुष्टि नहीं है कि मेरे तो बहुत कम नंबर आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पुनर्गणना और उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए अपनी जो कॉपी है परीक्षा की कॉपी, उसकी फोटो कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगला बिंदु है ऐसे छात्रों को जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जाएगी, और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। तो विद्यार्थियों, यह अंतिम जो पॉइंट है यह कह रहा है कि यदि आप किसी परीक्षा में द्वितीय परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और आपका परीक्षा परिणाम नहीं आया, तब भी आप अगली कक्षा में बैठ सकेंगे, आपका अस्थायी प्रवेश उस कक्षा में मिल जाएगा। और यदि आप उस कक्षा में जो कक्षा 10वीं में यदि आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको 11वीं में जो उपस्थिति है वो सब काउंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के वीडियो में यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि किसी छात्र छात्रा को द्वितीय परीक्षा में बैठना है, चाहे वह शौक से बैठ रहा हो, शौक से बैठने का मतलब यदि वो उत्तीर्ण होने के बाद भी अपने अंकों को बढ़वाना चाह रहा है तो परीक्षा में शामिल हो सकता है, और कोई परीक्षार्थी ऐसा होगा जो किसी विषय में फेल हो जाएगा तो उसे भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति रहेगी। वो कैसे भरना है फॉर्म, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आप इस टाइम टेबल को नोट कर लीजिए, और अपनी यदि किसी विषय में आपकी कोई गड़बड़ी लग रही है, परीक्षा परिणाम कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो उसकी तैयारी आप बनाए रखिए। और इस तैयारी को करते हुए आप जैसे ही ये फॉर्म भरने की प्रोसेस खुलेगी, मैं आपको अपने ही चैनल पर बता दूंगा कि कब से ये फॉर्म भरने लगे हैं। तो आप ये ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अपनी संस्था में जाकर के अपने संस्था प्राचार्य से मिलकर के परीक्षा फॉर्म जरूर भरें, जिससे कि आप द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कोई समस्या आपको लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उस समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।